नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। क्या हम आज या भविष्य में ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि हमें खेती करने के लिए किसी केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत ना पड़े, किसी केमिकल उर्वरक है उसको प्रयोग करने की आवश्यकता ना रहे? क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं कि हमारे खेतों में बिना रासायनिक उर्वरक यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, एसपी है, एमओपी है, इनकी भारी मात्रा में जरूरत पड़ रही है। जब 1960 से पहले हमारे पास ये केमिकल नहीं थे, खेती तब भी होती थी, लेकिन 1960 के बाद से जब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई, हमारे देश में मॉडर्न खेती की शुरुआत हुई, तब से तब से लेकर आज तक तो इन रासायनिक खादों की जो आवश्यकता है, उपयोग की मात्रा है, निरंतर बढ़ रही है। 1970 के दशक में जब हमारे किसानों ने पहली बार यूरिया का प्रयोग शुरू किया, तो आधी बोरी यूरिया से उनका 1 एकड़ खेत अच्छी तरह से संतृप्त हो जाता था, उसकी उर्वरक संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन आज तो देखने में आ रहा है कि गन्ने की फसल में, चावल की फसल में या फिर गेहूं की फसल की बात कर ली जाए, तो उसी में किसान भाई 3 से 4 या 5 गुना तक यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, 6 से बोरी तक का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में कई ऐसे किसान हैं जो 1 एकड़ गेहूं अंगूर की फसल लेने के लिए अपने खेतों में साल में 6 बोरी से ज्यादा यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। यूरिया का ही प्रयोग नहीं कर, इसके अलावा डीएपी का भी प्रयोग करते हैं, एमओपी का प्रयोग करते हैं, एसएसपी का भी प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में केमिकल उर्वरकों की जो आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। इस पर 4.5 लाख से 4 लाख करोड़ से ज्यादा तो सब्सिडी भारत सरकार दे देती है। उसके अलावा भी किसान ब्लैक मार्केट से या दूसरे जो 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 लोग निजी रासायनिक खाद निर्मित करते हैं उनका उपयोग भी करते हैं। और इस तरह देखा जाए तो हमारे किसान भाई खेती के लिए 4.5 लाख 5 लाख करोड़ से ज्यादा का यूरिया प्रयोग कर लेते हैं। और ऐसे में यदि मैं कहूँ, क्या हम कल्पना करें कि हमारे यहाँ बिना रासायनिक खाद की खेती संभव है? बिल्कुल संभव है। क्योंकि 1960 से पहले जब हमारे देश में हरित क्रांति नहीं थी, तो भी हम कृषि करते थे, खेती करते थे, अच्छी खेती करते थे, हमारे खेत अच्छे स्वस्थ थे, हमारे खेतों की मिट्टी पूरी तरह से फर्टिलाइज थी, उसमें उर्वरता थी, क्योंकि मिट्टी में जो मिट्टी के प्राकृतिक गुण हैं वो 100% थे। उसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस होता था, जीवांश होता था, उसमें पर्याप्त माइक्रोब्स थे, जीवाणु थे, सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत अच्छी रहती थी, साथ ही उसमें ऑर्गेनिक कार्बन था। ये सारी चीजें थी, साथ में बायोडाइवर्सिटी थी। और मिट्टी में जो किसान का मित्र कहा गया है, जो आज हमें दिखाई नहीं देता, हमने एक तरह से उसकी समाप्ति कर दिया है। और आज तो हमने कुछ विदेशी देशों से आयात करके उनको पालना शुरू कर दिया है। उस केंचुए की बात करूं तो केंचुआ, हमारा देसी केंचुआ तो हमारे खेतों से अदृश्य हो गया है। यदि आज हम फिर से केंचुए को पुनर्स्थापित करते, मैं विदेशी आयातित केंचुए की बात नहीं करता जिसका प्रयोग हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं। आजकल तो जो विदेशी आयातित ऑस्ट्रेलियन केंचुआ है, इसको एसीरिया फेटिडिटा बोलते हैं, उसकी बर्मी, जो उसकी स्किन से जो लेस निकलता है, उसका भी प्रयोग होने लगा है। लेकिन उस पर तो मैं चर्चा फिर कभी करूंगा। मैं बात करता हूँ, यदि हम अपने देसी केंचुए को फिर से मिट्टी में पुनर्स्थापित कर दें, कि मिट्टी किसान, जो केंचुआ है किसान का सबसे उत्तम सहयोगी है। और ये तो जैसे पहले किसान अपने खेतों को जोतने के लिए, वजन ढोने के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। बैल उसका सहपाठी होता था, भाई समान होता था। ठीक इसी तरह जो केंचुआ था किसान का मजदूर कहा जाता था, किसान का मित्र कहा जाता था। और हमने केंचुए को भी समाप्त कर दिया, माइक्रोब्स की मिटा दिए, और हमने ह्यूमस, मिट्टी में ह्यूमस का प्रयोग करना छोड़ दिया। आप यदि इन तीनों को पुनर्स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी खेती फिर से बिना किसी रासायनिक खाद की हो सकती है। आप ये मत देखिए कि तब हमारी उत्पादकता कम थी, आज ज्यादा हो गई। आज ज्यादा नहीं हुई, हमने ऐसे उन्नत किस्म के बीज विकसित कर लिए हैं जिनकी इतनी उत्पादकता देने की क्षमता है। पहले बीजों के झाड़ ज्यादा बड़े होते थे, पहले जो पौधे होते थे उनकी उनका विकास ज्यादा समय होता था।
उन्हें ज्यादा समय तक प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता पड़ती थी। हमने हमारे वैज्ञानिकों ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ दूसरे वनस्पतियों के जीन्स डाल के उस क्रिया को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। अब जो पहले फसलें 4.5, 5, 6 महीने में तैयार होती थी, अब वो फसलें कम समय में और अधिक फैलाव के साथ पैदा हो रही है। पहले जो कलियां होती थी, शाखाएं होती थी, उनकी संख्या कम होती थी। वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक गुणवत्ता से उनकी संख्या बढ़ा दी है, इसलिए उत्पादकता बढ़ गई है। साथ ही सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गई हैं, कुछ और चीजों की भी आवश्यकता बढ़ गई है, इससे उत्पादकता बढ़ी है। अन्यथा यदि हम एवरेज उत्पादकता देखें, पहले जिस बीज में क्षमता थी 20 क्विंटल उत्पादकता देने की, तो 20 में से 20-19% 19 क्विंटल तो हम ले लेते थे। लेकिन अब बीज की उत्पादन क्षमता 60 है, 70 क्विंटल प्रति एकड़ है। और यदि उसमें से हम आज 30-32 क्विंटल ले रहे हैं, तो हमारे खानों का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है, बल्कि हम पहले की तुलना में आधी उत्पादकता ले रहे हैं। इसी से हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं और उन्हीं के खोज ढूंढते हैं। तो उनको सलाहकार हैं या विशेषज्ञ हैं या दुकानदार हैं, वो कहते हैं फिर ये केमिकल प्रयोग कर लो, ये खाद प्रयोग कर लो, खादों की मात्रा बढ़ा लो, फर्टिलाइजर का पेस्टिसाइड मार लो, पेस्टिसाइड। तो ये नहीं, हम यदि उस परिस्थिति को फिर से स्थापित करते हैं जो 1960 से पहले की है, तो निश्चित रूप से हम बिना किसी रासायनिक खादों के भी अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं, अपनी खेती कर सकते हैं। और ऐसे हमारे पर प्रमाण इसलिए हैं कि आप मेरी बातों में मत जाइए, मेरे से कुछ खरीदिए, मेरी मत खरीदिए, आप तो प्रयोग करके देखिए। आप खुद ट्रायल करेंगे और ट्रायल में जो सफलताएं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से आपका इस बात के ऊपर भरोसा बढ़ेगा। और मैं ये भी नहीं कहता, वैसे तो हमारे देश के अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनके पास 2-2.5 एकड़ से कम जमीन है, तो वो पूरी खेती को तो एक साथ ना तो जैविक कर सकते हैं, ना किसी दूसरे उपाय में जा सकते हैं, क्योंकि उनमें ना तो धैर्य है, ना साहस है कि वो एकाएक अपने को बदल सके। लेकिन जो भी आपके पास जमीन है, उसका खुद छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं। आपके पास 2 एकड़ जमीन है, तो आप उसमें से पहले 100 मीटर में 50 मीटर की क्यारी में प्रयोग करके देखें। उस प्रयोग में आप सफल हो, उस प्रयोग में आपके अच्छे रिजल्ट मिले, तो फिर धीरे धीरे आप जाइए। और उसमें कोई खर्चा तो है नहीं, आप प्रयोग को अपने पास से कर सकते हैं। तो आपको अपनी मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाना है, आपको अपनी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, आपको अपनी मिट्टी में जो जैविक पोषक तत्व है उनकी मात्रा बढ़ानी है, आपको अपनी मिट्टी में केंचुओं को पुनर्स्थापित करना है, बायोडायवर्सिटी को क्रिएट करना है। इनको करने से आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊपन बढ़ता चला जाएगा। और आप उसमें किसी भी तरह के प्रयोग करके देख लीजिए, आप उसमें गेहूं करिए, चावल करिए, गन्ना करिए, आप साग सब्जी करिए, और अन्यथा आप किसी तरह के फलों को जो आपके वातावरण के अनुकूल हो, जो आपके वातावरण को सहन कर सके, यहाँ का तापमान, यहाँ की मिट्टी उनके लिए अनुकूल हो, उस पर प्रयोग करके देखिए। यदि उसमें आपको 100% परिणाम में मेरे अनुसार मिले, तो फिर आगे बढ़िए। तो निश्चित रूप से आप भरोसा करिए, और 1960 से पहले भरोसा करते थे। ये तो बाद में अविश्वास की गति तो अब बढ़ गई। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, कभी आप चिंतन करना, 1980 के बाद से हमारी बहन बेटियों के दिमाग में पढ़ने के कारण, शिक्षा के कारण या प्रचार के कारण ऐसी धारणाएं बैठा दी है कि आज बिना अस्पताल जाए, बिना डॉक्टरों के मदद के वो प्रसव नहीं कर सकते, संतान को जन्म दे सकते। लेकिन कभी चिंतन करिए कि आज पूरी दुनिया में मनुष्य से इतर बहुत सारे जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं की संख्या तो मनुष्य से कई गुना ज्यादा है। वहां तो सब प्राकृतिक सहज वही चल रहा है जो सदियों से, शताब्दियों से चलता रहा है। आज भी गांव देहात में 60% से ज्यादा हमारी बहन बेटियां अपने प्रसव क्रिया को समान रूप से करती हैं, और अब उनको छोड़ दें। हमारे जो पालतू पशु हैं उनका प्रसव क्रिया भी सहजता से हो रहा है। और यदि हम में से जो लोग 60 से ऊपर के हैं, उनमें से अधिकांश 100 में से 100% लोगों का प्रसव जन्म अपने घर के अंदर किसी कोठरी में हुआ है। ये यथार्थ है। लेकिन उस यथार्थ को हमने प्रसार के कारण, फिल्म इंडस्ट्री के कारण, ज्ञान के कारण इस तरह से दबा दिया। अब हमारी जो है बेटियां इस पर भरोसा नहीं करती। इसलिए गर्भधारण से पहले ही, गर्भधारण एक एक प्राकृतिक भाव है, उस भाव पर भी उनको भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है जो संतानहीनता के शिकार हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियां
समय के अनुसार, इच्छा के अनुसार गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, गर्भ को रोक नहीं पा रही हैं, इसलिए जो असमय मिसकैरेज हो जाते हैं, गर्भपात हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और इसी तरह प्रसव की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टरी उपचार से, चिकित्सीय उपचार से कोई सहजता नहीं है। संख्या घटी तो आंकड़े बढ़ गए। पहले हमारी बहन बेटियां 8-10 संतानों को जन्म देती थी, उनमें से 3-4 संतानें असमय मृत्यु का शिकार बन जाती थी। आज संतान को जन्म देने के बाद दर तो एक आध आ गई है, एक आध दर है तो उनको कई विशेष ध्यान दे देते हैं, चिकित्सीय मदद भी मिल जाती है, कई लोगों की सहायता मिल जाती है, तो बचाने का प्रयास रहता है, तो हम उसी को आंकड़ा बना देते हैं, देखो हमें 3 को जन्म दिया, 2 को बचा लिया। तो ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से यदि हम अपनी मिट्टी के अंदर ह्यूमस बढ़ा लें, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा लें और हम अर्थवर्म को जिंदा कर लें, अर्थवर्म की संख्या बढ़ा लें, जो जीवाणु हैं उनको सहायता उपलब्ध कराए, तो निश्चित रूप से बिना ऑर्गेनिक कार्बन के, बिना रासायनिक खादों के हम खेती कर सकते हैं। मैं उदाहरण दूं कि हमारे वातावरण में 78% से ज्यादा नाइट्रोजन है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उस प्राकृतिक तंत्र को खराब कर दिया। अन्यथा ये एक प्राकृतिक सत्य है कि यदि हमें वातावरण की नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, उसे यूरिया के रूप में इस्तेमाल करना है, खेतों की जो हमारी फसलें हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के रूप में उसको प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो 1 यूनिट जो नाइट्रोजन है उसका सदुपयोग करने के लिए मिट्टी के अंदर कम से कम 40 यूनिट के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन का कण होना चाहिए। यदि इतने से कम है तो आप नाइट्रोजन के एक अणु का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरह यदि फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस के लिए तो और अधिक कार्बनिक जो अणु हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। एक यूनिट जो फास्फोरस है उसको सदुपयोग करने के लिए 164 यूनिट के आसपास कार्बन की जरूरत पड़ती है। यदि पोटासियम की बात की जाए तो पोटासियम के एक अणु को यदि प्रयोग करना है, फसल ग्रोथ में उपयोग करना है, वजन बढ़ाने में करना है, तो उसके एक अणु को सदुपयोग लाने के लिए मिट्टी में कार्बन अणु की जो जरूरत है वो 64 के आसपास की जरूरत रहती है। और यदि कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम भी बहुत आवश्यक है फसलों की ग्रोथ के लिए, फसलों के स्वास्थ्य के लिए। फसल के जो उत्पाद हैं, चाहे वो बीज के रूप में हो, चाहे वो सब्जी के रूप में हो, चाहे बाली के रूप में हो, फल के रूप में हो, उसके लिए भी कार्बन की आवश्यकता है। और उसके एक अणु कैल्शियम के लिए 364 यूनिट के आसपास हमें कार्बन की जरूरत पड़ती है। इतना कार्बन पैदा कर ले, ये कार्बन आएगा कहाँ से? ये कार्बन आएगा जो हम खाद के रूप में गोबर का प्रयोग करते हैं, फसल अवशेष का प्रयोग करते रहे, मृत शरीर जो ऑर्गेनिक पदार्थ का प्रयोग करते रहे। इन्हीं से ह्यूमस का निर्माण भी होता है, इन्हीं से कार्बन डेवलप होता है, और इन्हीं के डिकम्पोजिशन से, अपघटन से, गोबर के गलने सड़ने से ही काफी मात्रा में जो पोषक तत्व हैं, चाहे उसमें नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, पोटासियम आ जाए, जिंक आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, सल्फर आ जाए, आयरन, इन सब की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। फसलों को जो 17 पोषक तत्व हैं उनमें 3 को तो वो वातावरण से ग्रहण कर लेते, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे वातावरण में बहुत पर्याप्त मात्रा में, नाइट्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन को हमारे जो पौधे हैं सीधा प्राप्त नहीं कर पाते। उनको प्राप्त करने के लिए जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवाणु है वो मदद करते हैं, वो और भी मदद करते हैं, तो उनको पुनर्स्थापित करते हैं। यदि हमने इतना कर लिया तो निश्चित रूप से हम बिना किसी रासायनिक खाद के अपनी मिट्टी को स्वस्थ भी कर सकते हैं, और उसके माध्यम से सहज प्राकृतिक जो हमारी खेती होती थी उसको फिर से जारी कर सकते हैं। इस पे मैं काम कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ काम कर सकते हैं। आप इसका स्वयं परीक्षण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, आपकी संतुष्टियों पर आगे बढ़ सकते हैं। और मिट्टी को स्वस्थ करने का तो मैंने संकल्प लिया है। इसी के लिए मैंने अपने जो मूल मेरा आधार रहा है उसको छोड़कर मिट्टी को स्वस्थ करने का एक संकल्प लेके मैंने एक मिशन की शुरुआत की। आप भी इस मिशन से जुड़ सकते हैं। इस मिशन में कोई ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके घर में पशु हैं, लेकिन पशुओं की संख्या भी आज दिक्कत में है। हमारा जो गाय, देसी गाय, जिसपे हम देसी गाय माता का हम बहुत स्थान रखते हैं, उसको तो हमने त्याजी दिया है। उनकी संख्या निरंतर घट रही है, और बिना उनकी पुनर्स्थापना के हम
बिना रासायनिक खाद की खेती का जो स्वप्न है वो पूरा नहीं कर सकते। बैलों की बात करी जाए तो बैल भी बहुत महत्वपूर्ण है। बैल न केवल सहोदर है, किसान का भाई है, किसान का मददगार है, बल्कि वो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल जुताई बुवाई के लिए, आज वजन ढोने के लिए, बल्कि जो गोबर और मूत्र का त्याग बैल करता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये परीक्षण सिद्ध हो चुका है। परीक्षण उसका, मैं तो कहता हूँ कि विज्ञान से ज्यादा अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है। विज्ञान तो एक तरह का जुगाड़ है, जुगाड़ को हम विज्ञान बोलते हैं, लेकिन अनुभव है, एक बार हम किसी अनुभव को सत्यापित कर लें तो वो तो सदियों से चलने वाला है। आज भी हमारे जीवन के बहुत सारे सत्य ऐसे हैं जो अनुभव आते हैं और वो बदले नहीं, वो नियम आज भी यथावत हैं। तो ऐसे ही हमने यदि गाय को माता के रूप में स्वीकार किया है, गोबर को अपने खेतों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए सबसे उत्तम श्रेष्ठ खाद के रूप में मान्यता दी है, तो उसके पीछे कुछ विशेष कारण रहे हैं और विशेष कारण अब वैज्ञानिक तथ्यों से, वैज्ञानिक परीक्षणों से, अध्ययनों से सत्य साबित हो रहे हैं। उसकी चर्चा फिर हम कभी करेंगे कि ये वीडियो लंबा हो ना हो, इसलिए आपको बोरियत ना हो, आप में विश्राम। अगले वीडियो में बताऊंगा कि ह्यूमस को, ऑर्गेनिक कार्बन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी मिट्टी में जो केंचुओं की संख्या को, केंचुओं की एक्टिविटीज को हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं और कैसे मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं जो किसानों के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, मिट्टी की जीवनी तो इन्हीं पर निर्भर है, उनको कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, उनकी संख्या को फिर हम उस सामान्य स्तर तक लेके आ सकते हैं। इसके लिए आजकल हम जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं। जीवामृत के बारे में भी कुछ तत्व हैं, उनके संबंध में मैं आपसे कुछ विशेष बातों करना चाहूंगा। धन्यवाद मित्रों।